हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग फिजिक्स का जो पेपर हुआ है डीडीयू में 2023-24 का थर्ड सेमेस्टर का, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसका पेपर कोड PHY 201 है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज हाफ द फोर्स एक्टिंग देम बिटवीन देम इज। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है बिटवीन टू चार्ज के लिए F इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तब है जब इनके बीच की डिस्टेंस R है। अब बोल रहा है कि R को क्या कर दिया गया है हाफ, मतलब R/2। तो R को जब R/2 कर दिया है तो हम लोग देखते हैं जो फोर्स अब है वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करते हैं, देखें आगे क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया यहाँ से और इस वाले इक्वेशन से, और इस वाले इक्वेशन से देखिए हम लोग को मिल रहा है F डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F, मतलब कि जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जा रही है। तो देखिए कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, द फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए स्फेरिकल सेल इफ अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब इज प्लेस्ड एट द सेंटर इज। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो होता है कि उस सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम्स, मतलब कि फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू समेशन ऑफ ऑल चार्ज इनक्लोज्ड इन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो हम लोग का जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम्ब। तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/ε0 इंटू 1 माइक्रोकूलम्ब। तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/ε0 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा बी वाला 1/ε0 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट्स। तो इसका दूसरे का आंसर बी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r के लिए वो होता है ई स्फीयर के अंदर। जब ये हम लोग इसके सरफेस के अंदर की बात करते हैं तो ई जो होता है वो r के प्रोपोर्शनल होता है, और सरफेस के बाहर ई जो होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। तो सरफेस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी करेगी, सरफेस तक बढ़ेगी और सरफेस के बाद से फिर 1/r² की तरह बिहेव करेगी। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा वह इसका आंसर होगा। तो इस तरह का जो ग्राफ है वो थर्ड वाला है, तो इसलिए तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट r, थीटा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज गिवन बाय। तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फार्मूला होता है उसके डाइपोल मोमेंट का वो रेडियल पॉइंट के लिए होता है ER इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन cos थीटा अपॉन r³, जहाँ पर k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और जो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए होता है EQ बोल देते हैं इसे, ये होता है kp साइन थीटा अपॉन r³। यहाँ पर भी जो k है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। तो जो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू √E रेडियल प्लस E इक्वेटोरियल। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर होता है टर्म्स का। तो ये क्या हो जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन r³ का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए kp अपॉन r³ बाहर आ जाएगा, अंदर जो बचेगा उसे देखते हैं क्या बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा के पी बाई आर क्यूब इंटू, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और बाकी बच जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। ये लिया है 1/4πε0 पी रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम लोग का जो आंसर आता है उसमें भी देखिए के, तो के की जगह 1/4πε0 हो जाएगा पी, और ये अंदर का टर्म √3 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो ये हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन द 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ई डी एंड पी, जहाँ पर सबका यूजुअल मीनिंग है इलेक्ट्रिक वेक्टर है, डेंसिटी वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और पी पोलराइजेशन वेक्टर है। तो ये जो रिलेशन होता है वो होता है डी = एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। अगला देखते हैं द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस फॉर नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन इज गिवन बाय, तो इसका हो जाएगा रो बी, या फिर इसको सिग्मा बी से भी डिनोट करते हैं, = सिग्मा बी = माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी। और जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का तो ये ए वाला ऑप्शन होता सही, अगर यूनिफॉर्म होता। नॉन यूनिफॉर्म दिया है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय v = 2x + 3y - z। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो E दिया हुआ है, E तो हम लोग जानते हैं कि E = माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x i कैप प्लस डेल v बाई डेल y j कैप प्लस डेल v बाई डेल z k कैप। तो इसको हम लोग देखते हैं। डेल v बाई डेल x क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल x, और हम लोग को e की जगह v की जगह क्या दिया हुआ था, v देख लेते हैं 2x + 3y - z। तो 2x + 3y - z, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये यहाँ पे y और ये z है, दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। 2x का फिर डेल बाई डेल x हो जाएगा 2। उसी तरह से डेल v बाई डेल y निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल y 2x + 3y - z, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा 3 के। इसी तरह से डेल v अपॉन डेल z जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1। तो चलिए अब हम लोग इसको इन तीनों की वैल्यूज़ को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जहाँ से E क्या हो जाएगा, E = माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप -1 k कैप। बाहर माइनस है, सॉल्व करते हैं, -2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, जो कि तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला। ठीक, इससे मैच करा। आगे देखते हैं वेलोसिटीज ऑफ ई रे एंड ओ रे आर सेम अलोंग। तो ई रे और ओ रेज की जो वेलोसिटीज होती हैं वो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग सेम होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वार्टर वेव प्लेट प्रोड्यूसेस पाथ डिफरेंस ऑफ। तो ये जो होता है वो होता है λ/4 के, तो इसलिए 9th का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्लेज नो रोल इन। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो पोलराइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 1 मीटर एंड कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर कॉइल के लिए
जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है H, वो होती है I/2R। यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। I की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? I की वैल्यू दिया हुआ है 2 और 2R मतलब होता है डायमीटर, और यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर पर 2 एम्पियर पर मीटर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे देखते हैं। द टर्म क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल वेयर ए इज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज इक्वल टू। तो इसमें जो ए डॉट डी एल का क्लोज्ड इंटीग्रल होता है वो होता है फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ सरफेस बाउंडेड बाय अ लूप 1। इसमें देखिए ए और बी जो दोनों का दोनों है सेम ही लिखा है, तो इसमें ए टिक किए होंगे तो भी सही है, बी टिक किए होंगे तो भी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कैन बी गिवन बाय। तो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए फाई एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू ओमेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 632.8 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है 15 रूबी लेजर इज। रूबी लेजर जो होता है वो 3 लेवल लेजर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 है हीलियम नियॉन लेजर गिव्स। तो हीलियम नियॉन लेजर जो होता है वो कॉन्टिन्यूस आउटपुट देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला है लिडार इज द एब्रीविएशन ऑफ। तो लिडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू क्वार्टर वेव प्लेस द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड ओ इज। तो इसका आंसर हो जाएगा π/2 मतलब 90 डिग्री। अगला है ऑप्टिकल फाइबर यूजेस द फिनोमिनन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो उसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो डाइवर्जेंस होता है वो होता है 0। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये 0 फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें जो हो जाएगा ये वाला होगा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल इज एप्लीकेबल व्हेन ओनली द करंट डेंसिटी इज 0, मतलब 21 का आंसर बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगला क्वेश्चन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज इक्वल टू। ये होता है सस्पेक्टिबिलिटी के बराबर, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज। हम लोग जानते हैं कि जो सोलेनॉइड होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है इन्फाइनेटली लॉन्ग के लिए, और दूसरा आता है तो उसमें कॉस थीटा का फैक्टर आता है अलग से। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके प्रोपोर्शनल है आई के, और आई इसमें कौन सा ऑप्शन है सी वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगला क्वेश्चन है लैमिनेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर यूज टू रिड्यूस। तो ये होता है एडी करंट लॉस को रोकने के लिए लैमिनेटेड कोर्स लगाए जाते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर्स एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडक्टर। इंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिजॉल्व द। तो इंटरफेरेंस शो करता है कि लाइट के पास वेव नेचर है। अगला क्वेश्चन है द टू लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी 16 एंड 1 यूनिट इंटरफियर द रेशियो ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी टू द मिनिमा इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हम लोग जानते हैं कि जो आई मैक्स होता है वो होता है √I1 का
प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम जो होता है वो होता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो I मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, दोनों इंटेंसिटी कितनी है 16, तो 16 का अंडर रूट 4 प्लस 1 का अंडर रूट 1 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25। इसी तरह से I मीन क्या हो जाएगा, I1 क्या है 16, तो 16 का रूट 4 माइनस I2 क्या है 1 का अंडर रूट 1, इसका स्क्वायर 4 - 1 = 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो I मैक्स इज इक्वल रेशियो I मीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25:9। देखिए कौन सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा तब ये वाला 25:9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29. The distance between coherent sources is 1 mm. The fringe width on a screen 1.2 meter away from the source is 60 mm. The wavelength of light is. देखिए इसमें जो स्मॉल d की वैल्यू दी हुई है वो क्या दे रखी है 0.1 mm, मतलब 10⁻⁻4 मीटर। अगला चीज़ जो दिया है वो बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 6 mm। 6 mm का मतलब हो जाएगा क्या 6 × 10⁻³ और इसमें कैपिटल D जो है उसकी वैल्यू क्या दे रखा है 1.2 मीटर। सबको हम लोगों ने SI में कर लिया है। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि बीटा = क्या होता है d(λ/d)। सबकी वैल्यू रख देंगे, d की वैल्यू 1.2, लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं है, अपॉन स्मॉल d की वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा = 10⁻⁻4 इंटू b/1.2। इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻4। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 × 10⁻³ अपॉन में हो जाएगा 1.2 से 6 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ का हो जाएगा -4 - 3 10⁻⁻7, जो किसके इक्वल हो जाएगा 5000 × 10⁻10 मीटर, जो कि होता है किसके बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। तो इंटरफेरेंस जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट इन रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंटर टी इज। तो जो सेंटर होता है वो क्या होता है डार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द ब्रिलियंट कलर ऑफ ऑयल एंड सोपी वाटर फिल्म इज ड्यू टू। तो ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ रिंग फॉर्म्ड इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा √λ। अगला है द मैक्सवेल इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ E = -del B/del T। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है और इसको जो डिराइव किया जाता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से डिराइव किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो पॉइंटिंग वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है E × H के, E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर के इक्वल होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स। तो ये पोलराइजेशन बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स है। अगला बोल रहा है क्वेश्चन इफ μr एंड epsilon r represent the relative permittibility and permittivity of the medium then the refractive index is given by। तो चलिए इसे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n या ईटा बोलिए, इसे हम लोग लिखते हैं n = c/v। और जहाँ पर ये हम लोग और जानते हैं कि c = होता है 1/ε0 μ0 एप्सिलॉन और v जो होता है वो होता है 1/ε0 1/μ0
एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से इन सब की वैल्यूज़ को हम लोग इस वाले में रखेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, ईटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऊपर नीचे दोनों म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये हो गई हम लोग के लिए ईटा की वैल्यू। ईटा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका देखते हैं आंसर कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर द सोडियम लाइट द कोहेरेंस लेंथ इज अबाउट 3 सेंटीमीटर, द कोहेरेंस टाइम विल बी। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हम लोग जानते हैं कि जो कोहेरेंस लेंथ होता है L इज इक्वल्स टू C इंटू टी होता है। तो L की वैल्यू कितनी दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या दे रखा है, C की वैल्यू C की वैल्यू तो दिया ही नहीं। तो हम लोग जानते हैं C जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू हम लोग C की जगह क्या लिख देंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और T हमें निकालना है कोहेरेंस टाइम। तो सॉल्व करेंगे तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 3 इंटू 10⁸ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10⁻2 इंटू 10⁸ ऊपर जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 10⁻10। तो कोहेरेंस टाइम आ गया 10⁻10 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज राउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कट। तो ये डिफ्रैक्शन की डिफिनेशन ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, ऑन अ जून प्लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये होता है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, अ जोन प्लेट बिहेव लाइक अ। तो हम सब लोग जानते हैं कि जोन प्लेट जो होता है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ मल्टीपल फोकी की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 42। An EMF of 16 volt is induced in a coil of inductance 4 Henry. The rate of change of current must be। तो हम लोग जानते हैं V is equals to L di/dt। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 वोल्ट। L की वैल्यू दे रखी है 4 हेनरी। di/dt हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि 4 से 16 4 टाइम्स डिवाइड होगा। तो di/dt की जो वैल्यू आ रही है वो हो रही है 4। तो देखते हैं इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी, 4 एम्पियर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है 43। तो टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ two coils of self inductances of 10 Henry and 2 Henry having mutual inductance 0 are connected in series. The total inductance will be। तब जब दो इंडक्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है तो हम लोग का जो टोटल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। M जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट होता है। तो L1 की वैल्यू 10 रखी है, L2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या दिया है 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 मतलब 0। तो क्या हो जाएगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 मतलब 12 हेनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 हेनरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 44। द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज गिवन बाय। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का जो इक्वेशन होता है वो होता है डी वाला, जे डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेरीज विद टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट पर मीटर propagating along z axis. The average energy density of magnetic field in joule per meter cube is। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं
कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी UB जो होता है वो 1/4 B0² अपॉन μ0 के इक्वल होता है, और B0 जो होता है वो E0 अपॉन C के इक्वल होता है। तो यहाँ पर रख देते हैं 1/4, B0 की जगह क्या रखेंगे E0 बाई C, तो आ जाएगा E0² बाई μ0 इंटू C का स्क्वायर। और जानते हैं हम लोग कि C जो होता है वो क्या होता है 1/√μ0 इंटू ε0। इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/4 E0² अपॉन μ0, और C की स्क्वायर की वैल्यू जब ऊपर रखेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा μ0 इंटू ε0। अब फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 E0² इंटू μ0 से μ0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ε0। अब देखिए E0 की वैल्यू हम लोग को दे के रखा है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू ε0। 2 का स्क्वायर भी 4 और ये भी 4, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या ε0। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा UB की वैल्यू वो हो जाएगी ε0 के इक्वल, और ε0 का वैल्यू आप लोग क्या जानते हैं 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.86 इंटू 10 पावर -12, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46। इन अ जोन प्लेट ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर लाइट कैसी है, हाँ इधर दिया है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसके लिए फर्स्ट जोन का हमें रेडियस निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है F = RN² अपॉन n लैम्डा। हम लोग को F की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। RN हमें निकालना है, n की वैल्यू दे रखी है 1, और लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो वैल्यूज रख लेंगे, हमें निकालना है RN, तो RN को एक साइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा F इंटू n लैम्डा। तो RN² = F की वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर -10, n की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 5000 इंटू 10 टू द पावर -10। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू 5000 मतलब हो जाएगा 1 लाख इंटू 3 आगे इंटू 10 टू पावर -10 इंटू 10 टू द पावर, ये गलती से 10 लिखा गया है, ये 2 होगा, 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। इसको और अच्छे से लिख लेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -12 में से कितना जाएगा 1 2 3 4, तो हो जाएगा 8। तो 10 इंटू 10 टू पावर -8, ये हो गई RN² की वैल्यू। तो यहाँ से RN निकाल देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 10 इंटू 10 टू द पावर -8। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 के जो अंडर रूट होता है 3.16 के अप्रॉक्स होता है, इंटू 10 टू द पावर -8 का अंडर रूट हो जाएगा 10 टू द पावर -4। ये है मीटर में। इसमें देखें, इसमें मीटर में कोई आंसर दिया नहीं है, तो इसे सेंटीमीटर में बदल के देखें तो ये हो जाएगा 0.0316 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। इससे मिलता जुलता जो आंसर है वो कौन सा है बी वाला। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा फर्स्ट जोन का वो हो जाएगा 0.0316 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है इफ़ FR एंड FV द फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट फॉर रेड एंड वायलेट कलर रिस्पेक्टिवली देन, तो इसमें जो होगा वो आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि F जो होता है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा FR इज लेस देन FV, क्योंकि वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट width E is separated by opaque space of width D. Then absent order of spectra if D is equals to D. तो जो एब्सेंट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा के लिए जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो होता है E + D अपॉन E इज इक्वल्स टू N अपॉन M। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं E और D इक्वल दिया है, तो E और D की जगह ये लिख देते हैं E + E अपॉन E इज इक्वल्स टू N अपॉन M। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2E अपॉन E इज इक्वल्स टू N अपॉन M, जिसको और क्या लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू N अपॉन M। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2M। 2M का मतलब क्या होता है
ऑल इवन नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ अ टेलीस्कोप इज, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 लैम्डा बाई ए। अगला क्वेश्चन दिया है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जो होती है वो होती है एन इन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, जहाँ पर स्मॉल एन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम होता है और एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स होता है। तो इसी के साथ हम लोग का पेपर सॉल्यूशन हुआ ख़त्म। तो अगर इसमें कहीं किसी तरह की कोई गलती होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपका कितना सही था ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू।